नमस्कार दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय मानव भूगोल का विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र या विषय वस्तु स्कोप एंड एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये टॉपिक बीए पार्ट सेकंड की फर्स्ट पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित है। इससे पूर्व के ई लेक्चर में हमने इसी विषय पर लाब्लांश और जीन ब्रूंस के द्वारा बताए गए मानव भूगोल के तथ्यों का अध्ययन किया था और आज हम पढ़ेंगे एल्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य या विषय वस्तु एवं फिंच व ट्रिवार्था के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य या विषय वस्तु। और तीसरा जो टॉपिक आज इसमें हम शामिल करेंगे वो है मानव भूगोल की विषय वस्तु का साधारणीकरण। तो पहले हम बात करते हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य। एल्सवर्थ हंटिंगटन 20वीं शताब्दी में अमेरिका के एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रहे और इन्होंने मानव भूगोल पर बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत थी और अपनी इसी पुस्तक में इन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों या विषय वस्तु को एक चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया है। हंटिंगटन एक निश्चयवादी भूगोलवेत्ता थे, यानी मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों में प्रकृति और उसकी शक्तियों को वो श्रेष्ठ मानते थे और इसमें भी प्राकृतिक शक्तियों में भी सबसे प्रमुख जिस कारक को वो मानते थे वो था जलवायु। यानी प्राकृतिक शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति वो जलवायु को मानते थे। उनका कहना था कि मानव सभ्यता के उदय, उसके विकास और मानव जाति के भौगोलिक वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक यदि कोई है तो वो है जलवायु। हंटिंगटन तो यहां तक भी मानते थे कि इतिहास में जितने भी युद्ध और जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उन सब के पीछे भी प्रमुख कारण जलवायु ही रहा है। हंटिंगटन ने अपनी इस पुस्तक में मानव भूगोल के सिद्धांत जो मैंने आपको बताया, उस पुस्तक में मानव भूगोल की विषय वस्तु को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया और उन्हें उपभागों में बांटकर एक चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया है। तो जो दो उन्होंने प्रमुख वर्ग मानव भूगोल की विषय वस्तु के बताए, उनमें पहला है भौतिक दशाएं या प्राकृतिक दशाएं, फिजिकल और नेचुरल कंडीशंस, और दूसरा उन्होंने जो वर्ग बताया वो है मानवीय प्रतिक्रियाएं, ह्यूमन रेस्पॉन्स। तो आज हम इसी पर बात चर्चा करेंगे कि भौतिक दशाओं और मानवीय प्रतिक्रियाओं में हंटिंगटन ने कौन कौन से पक्षों को शामिल करके मानव भूगोल की विषय वस्तु का वर्गीकरण किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भौतिक दशाओं के बारे में कि हंटिंगटन ने भौतिक दशाओं में कौन कौन से पक्षों को शामिल किया है। इसमें पहला पक्ष जो उन्होंने शामिल किया है वो है ग्लोब पर स्थिति या पृथ्वी की ग्लोब के रूप में स्थिति, अर्थ एज ए ग्लोब। इसमें पृथ्वी पर विभिन्न घटनाओं या तत्वों की स्थिति, अवस्थिति और साथ में पृथ्वी के ग्रहीय संबंध शामिल किए जाते हैं। दूसरा पक्ष जो उन्होंने बताया वो है भूमि की बनावट। पृथ्वी तल पर तरह तरह के भू आकार मौजूद हैं और इन विभिन्न प्रकार के भू आकारों का प्रभाव मानव की जीवन शैली, उसके रहन सहन, उसके खान पान और उसके क्रियाओं पर पड़ता है। तो पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार के भू आकार हैं उनमें पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ये विभिन्न तरह के भू स्वरूप भू आकार जो है पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो इनका अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। तीसरा पक्ष जो भौतिक दशाओं में शामिल किया हंटिंगटन ने वो है जलराशियां, वाटर बॉडीज। तो पृथ्वी तल पर मौजूद जल के विभिन्न रूप जो हैं उनका अध्ययन भी मानव भूगोल करता है, क्योंकि ये सारे के सारे जलराशियां जो है वो मानव की क्रियाओं को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं। हम विभिन्न प्रकार के जो हमारे संसाधन हैं वो जल से प्राप्त करते हैं, कृषि कार्य हो या औद्योगिक कार्य हो, इस प्रकार के बहुत से कार्य जो है वो जल के द्वारा ही संपन्न होते हैं। यात्रा मार्गों के रूप में हम सागर महासागरों का इस्तेमाल करते हैं, नदियों का इस्तेमाल करते हैं।
तो नदी, तालाब, झीलें, सागर, महासागर, ये वाटर बॉडीज हैं जिनका कि मानव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, और इन जलराशियों का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। चौथा जो पक्ष हंटिंगटन ने मानव भूगोल की भौतिक दशाओं में शामिल किया है वो है मिट्टी तथा खनिज, सोइल एंड मिनरल्स। इसमें मृदा के विभिन्न रूप व विभिन्न प्रकार, उसके गुण धर्म जैसे पक्षों को शामिल किया। मिट्टी में क्रियाएं करके ही मनुष्य विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करता है, विभिन्न प्रकार के भवनों का निर्माण करता है। यानी यूं कहें कि मनुष्य का इतिहास मिट्टी का इतिहास है तो कोई गलत नहीं होगा। तो इस वजह से मृदा और उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। फिर विभिन्न प्रकार के जो धात्विक, अधात्विक या ऊर्जा खनिज है जो मनुष्य भूगर्भ से निकालता है, उन खनिजों के माध्यम से वो अपनी आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करता है, अपनी अर्थव्यवस्था को गति देता है, विभिन्न प्रकार की औद्योगिक क्रियाएं करता है। तो उन सभी प्रकार के धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिजों का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। और पांचवा जो पक्ष हंटिंगटन ने शामिल किया वो है जलवायु, क्लाइमेट। तो इसमें जलवायु के विभिन्न प्रकार, विभिन्न रूप, जलवायु के विभिन्न तत्व जैसे कि तापमान, वर्षा, बादल, पवने, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, ये सब के सब जलवायु के रूप हैं जो मनुष्य और उसके विभिन्न क्रियाओं को पृथ्वी पर प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। तो जलवायु के इन विभिन्न रूपों को और जलवायु के विभिन्न तत्वों को मानव भूगोल की विषय वस्तु में हंटिंगटन ने भौतिक दशाओं में शामिल किया है। जैसा कि पहले भी बताया कि हंटिंगटन ने जलवायु को अन्य प्राकृतिक तत्वों की अपेक्षा सबसे ज्यादा तवज्जो दी है। यानी वो प्राकृतिक शक्तियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जलवायु को ही मानते थे। इन भौतिक दशाओं के द्वारा पृथ्वी पर जीवन के 3 प्रकार के रूप विकसित होते हैं। वनस्पति, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जो हैं वो पृथ्वी पर विकसित होते हैं। इनका इस्तेमाल भी मनुष्य विभिन्न प्रकार से विभिन्न प्रकार की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। तो वनस्पति और उसके विविध रूप, जीव जंतु, ये भी मानव की विभिन्न क्रियाओं में उसका सहयोग करते हैं, विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो ये भी मानव भूगोल की विषय वस्तु है। और तीसरा मानव स्वयं विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लाता है। तो इन परिवर्तनों को करने वाला जो प्रमुख कारक मानव है वो तीसरा जीवन का रूप है। फिर है मानवीय प्रतिक्रियाएं। दूसरा वर्ग जो हंटिंगटन ने किया है मानव भूगोल की विषय वस्तु का, वो मानवीय प्रतिक्रियाएं, ह्यूमन रेस्पॉन्स। मनुष्य अपने प्राकृतिक वातावरण का विभिन्न प्रकार से उपयोग करके तरह तरह की सांस्कृतिक भूदर्शों का निर्माण करता है। वो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं अपने वातावरण के साथ करता है। उसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्य निर्मित होते हैं। तो सारे के सारे पक्ष जो है वो मानव भूगोल की विषय वस्तु के ही पक्ष हैं। मानवीय प्रतिक्रियाओं में हंटिंगटन ने जिन पक्षों का समावेश किया है उनमें पहला है भौतिक आवश्यकताएं। प्राकृतिक वातावरण का इस्तेमाल कर मनुष्य अपनी विभिन्न प्रकार की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिनमें भोजन, पहनने के लिए वस्त्र, रहने के लिए आवास और विभिन्न प्रकार के औजार और विभिन्न प्रकार के यातायात के साधन और यातायात के मार्ग, ये मानव की भौतिक आवश्यकताओं के रूप में हंटिंगटन ने इन्हें शामिल किया है। दूसरा पक्ष जो मानवीय प्रतिक्रियाओं में हंटिंगटन ने शामिल किया है वो है मुख्य व्यवसाय। तो मनुष्य पृथ्वी तल पर रहकर विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है और उन्हीं आर्थिक क्रियाओं के द्वारा वो अपना जीवन यापन कर पाता है। तो उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन भी मानव भूगोल करता है। और ऐसे आर्थिक क्रियाओं में शिकार करना यानी आखेट, मत्स्यन यानी मछली पालन, पशुचारण या पशुपालन, कृषि के विविध रूप हो गए, कृषि की विविध प्रकार की फसलें हो गई,
उन सब का अध्ययन, लकड़ी काटना, वनों से लकड़ी काटना, वनों से वन उपजों का संग्रहण करना, विभिन्न प्रकार के खनिजों को खोद कर निकालना, उनका विभिन्न प्रकार के निर्माण उद्योगों में इस्तेमाल करना और निर्मित वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करना, ये मनुष्य के प्रमुख व्यवसाय हैं, प्रमुख आर्थिक क्रियाएं हैं जिनका अध्ययन मानव भूगोल करता है। तीसरा पक्ष जो हंटिंगटन ने मानवीय प्रतिक्रियाओं में शामिल किया है वो है कार्यकुशलता। तो मनुष्य अपने बुद्धि और अपने तकनीक के बल पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का, विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का निर्माण पृथ्वी पर करता है। उनमें स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं होगी, सांस्कृतिक प्रेरणा और सांस्कृतिक मनोरंजन हेतु विभिन्न प्रकार के साधन हो गए, आमोद प्रमोद के साधन हो गए, ये कार्यकुशलता में शामिल पक्ष हैं। और चौथा पक्ष जो मानवीय प्रतिक्रियाओं में शामिल है वो है उच्च आवश्यकताएं। इनमें सरकार या राजनीतिक संगठन, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला और साहित्य, तो ये पक्ष उच्च आवश्यकताओं में शामिल हैं। तो ये थे हंटिंगटन द्वारा बताए गए मानव भूगोल के विभिन्न तथ्य। तो हंटिंगटन ने मानव भूगोल की विषय वस्तु को दो प्रमुख वर्गों यानी भौतिक दशाओं और मानवीय प्रतिक्रियाओं में शामिल किया और फिर इन दो प्रमुख वर्गों का आगे वर्गीकरण करके उसमें उपविभाग किए हैं। अब हम बात करते हैं फिंच एवं ट्रिवार्था के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य। तो फिंच एवं ट्रिवार्था जो है वो मानव भूगोल की विषय वस्तु में जिन पक्षों को शामिल करते थे उसका जिक्र उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एलिमेंट ऑफ ज्योग्राफी में किया। उन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों को दो प्रमुख और कई उप विभागों में विभाजित किया है। तो जो दो प्रमुख वर्ग उन्होंने बताए उनमें पहला है भौतिक या प्राकृतिक तथ्य और दूसरा है मानव निर्मित तथ्य। भौतिक या प्राकृतिक तथ्य, पहले हम बात कर लेते हैं भौतिक या प्राकृतिक तथ्यों में फिंच एवं ट्रिवार्था कौन कौन से पक्षों को शामिल करते थे। उनमें पहला है जलवायु। जलवायु में तापमान, वर्षा, पवने, तो जलवायु के जो तत्व हैं उन तत्वों को इसमें शामिल किया है। दूसरा है भूमि की बनावट। भूमि की बनावट में भूगर्भिक शेल बनावट, पर्वत, पठार, मैदान, अपवाह प्रणाली, ये जो पक्ष हैं ये भूमि की बनावट में उन्होंने शामिल किए हैं। तीसरा है भूमि से प्राप्त संसाधन। तो विभिन्न प्रकार के संसाधन जो हमें पृथ्वी तल से प्राप्त होते हैं उनमें जल, वनस्पति, जीव जंतु, मिट्टियां, खनिज पदार्थ, ये सब खनिज संसाधन शामिल हैं जिनका इस्तेमाल मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करता है। और दूसरा जो वर्ग उन्होंने बताया था वो है मानव निर्मित तथ्य। पृथ्वी पर रहकर मनुष्य विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक भूदर्शों का निर्माण करता है, वो ही मानव निर्मित तथ्य कहलाते हैं। इनमें जनसंख्या, तो जनसंख्या के जिन पक्षों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है उनमें जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या के विभिन्न स्वरूप। तो जनसंख्या से जुड़े हुए जो पक्ष हैं उन पक्षों का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। दूसरा पक्ष इसमें शामिल किया मानवीय अधिवास। तो मनुष्य विभिन्न प्रकार के ग्रामीण या नगरीय अधिवासों का निर्माण करता है। मकानों के प्रकार व आकार का अध्ययन भी मानव भूगोल करता है और मानवीय बस्तियों के प्रकार, ये पक्ष मानवीय अधिवासों में शामिल है जिनका अध्ययन मानव भूगोल करता है। तीसरा है मानवीय व्यवसाय। कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, खनन, उद्योग धंधे, व्यापार और वाणिज्य, ये मानवीय व्यवसाय है जो तरह तरह के आर्थिक क्रियाओं के रूप में मनुष्य पृथ्वी तल पर रहकर करता है। और चौथा पक्ष जो मानव निर्मित तथ्यों में शामिल किया है वो है यातायात एवं व्यापार। इसमें मानव द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के यातायात के साधन, विभिन्न मार्ग, देशी और विदेशी व्यापार, तो ये सारे के सारे पक्ष जो हैं वो फिंच एवं ट्रिवार्था ने अपने पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी में मानव भूगोल के तथ्यों में या मानव भूगोल की विषय वस्तु में शामिल किए हैं। तो अब हम बात करते हैं मानव भूगोल की विषय वस्तु का साधारणीकरण। तो विडाल डी लाब्लांस, जीन ब्रोन्स, फिंच एवं ट्रिवार्था और हंटिंगटन
के द्वारा मानव भूगोल की विषय वस्तु का जो वर्गीकरण किया गया था, उसके आधार पर हम मानव भूगोल की विषय वस्तु में शामिल पक्षों का एक साधारणीकरण कर सकते हैं। कौन कौन से पक्षों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाना चाहिए। हालांकि मानव भूगोल की विषय वस्तु अत्यंत ही विस्तृत है और मानव भूगोल जो है स्वयं परिवर्तनशील विषय है, जिसकी विषय वस्तु में परिवर्तन होता रहता है। फिर भी कुछ पक्षों को हम मानव भूगोल में मुख्य रूप से पढ़ते हैं। उनमें मानव जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन, पहला पक्ष मानव जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन है। यानी पृथ्वी तल पर मानव की जनसंख्या से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन मानव भूगोल करता है। और जनसंख्या के इन पक्षों में जनसंख्या का वितरण है, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या बसावट, यानी पृथ्वी पर कहां कहां पर जनसंख्या बसी हुई है, किस किस रूप में बसी हुई है, विभिन्न मानव प्रजातियों का उद्भव और पृथ्वी तल पर इनका वितरण। तो मानव की प्रजातियां, मानव की जातियां, यानी मानव की जनसंख्या से संबंधित विभिन्न पक्ष जो है, उन पक्षों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। दूसरा पक्ष जिसका अध्ययन हम मानव भूगोल में मुख्य रूप से करते हैं, वो है प्राकृतिक वातावरण में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन। यानी प्रकृति ने हमें बहुत से संसाधन जो है वो उपहार रूप में दिए हैं और मानव इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर पृथ्वी पर अपना जीवन यापन करता है। इनमें भूमि, मृदा, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु, ये प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है जिनका कि हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही खनिज संसाधन हो गए। तो इनका इस्तेमाल मनुष्य पृथ्वी पर रहकर करता है, अपना जीवन यापन करता है और इन प्राकृतिक तत्वों का इस्तेमाल करके पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक भूदर्शों का निर्माण भी करता है। तो तीसरा पक्ष यही है कि मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण के प्रयोग से निर्मित सांस्कृतिक भूदर्शों का अध्ययन। तो मनुष्य पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक भूदर्श्य बनाता है, उनमें औजार, कच्चा माल, भवन निर्माण और उसकी सामग्री, मानव अधिवास और सभ्यता विकास। तो ये वो सांस्कृतिक पक्ष हैं जिनका निर्माण मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से करता है। फिर चौथा पक्ष जो मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में हम शामिल कर सकते हैं, वह है मानव द्वारा पृथ्वी तल के विभिन्न प्रदेशों में वातावरण के साथ समायोजन। अर्थात पृथ्वी तल पर रहते हुए मनुष्य अपने वातावरण के साथ विभिन्न प्रकार से समायोजन करता है। यानी पृथ्वी तल पर प्रत्येक स्थान पर रहने वाले मनुष्य प्रत्येक दूसरे स्थान के मनुष्यों से भिन्न क्रियाएं करते हैं। उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं भिन्न भिन्न होती हैं। इसका मतलब पृथ्वी तल पर जो विभिन्न प्रकार के वातावरण है, उसके अनुसार मनुष्य अपने वातावरण के साथ समायोजन करता है। और ये वो समायोजन जो है वो दो प्रकार से करता है। एक तो वो अनुकूलन के रूप में करता है और दूसरा परिवर्तन के रूप में करता है। इसे हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद अगला पक्ष जो मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में हम शामिल करते हैं, वो है प्राकृतिक वातावरण व मानवीय अंतरक्रियाओं से निर्मित स्थानिक संगठन। यानी प्राकृतिक वातावरण के साथ मनुष्य की अंतरक्रियाओं से एक विशिष्ट प्रदेश बनता है, एक विशिष्ट क्षेत्र बनता है, एक विशिष्ट इकाई बनती है, जिसे हम स्थानिक संगठन नाम देते हैं। ये विशिष्ट इकाई दूसरी इसी प्रकार की विशिष्ट इकाइयों से भिन्न होती है, क्योंकि प्रत्येक स्थान की, प्रत्येक क्षेत्र की प्राकृतिक दशाएं एक जैसी नहीं होती। इसलिए जैसे प्राकृतिक दशाएं हैं, उसी के अनुरूप मानव अपनी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करता है और उसी के अनुसार ही स्थानिक संगठन का निर्माण होता है। तो इन स्थानिक संगठनों और उन स्थानिक संगठनों के आपसी संबंधों का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। यानी प्रत्येक इकाई स्वयं में एकाकी रूप से पूर्ण नहीं है, बल्कि अन्य स्थानिक संगठनों के साथ उसके विभिन्न प्रकार के अंतर संबंध है। तो उन अंतर संबंधों का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है।
अगला पक्ष जो मानव भूगोल में हम शामिल कर सकते हैं वो है विभिन्न परिवेशों में निवास करने वाले मानव समूहों के संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन। यानी मनुष्य पृथ्वी तल पर रहते हुए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। वो आर्थिक भी क्रियाएं भी करता है अपने जीवन यापन हेतु, कहीं कृषि करता है तो कहीं औद्योगिक क्रियाएं करता है, कहीं पर वो व्यापार या वाणिज्य में लगा हुआ है, कहीं पर वो खनिज खोदने में लगा हुआ है, कहीं लकड़ी काटने में, कहीं मछली पकड़ने या कहीं पर शिकार करने की क्रियाएं वो करता है। तो ये जो संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं हैं, उन आर्थिक क्रियाओं, विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन और सामाजिक गतिविधियां मनुष्य पृथ्वी तल पर करता है। प्रत्येक जाति या प्रजाति की सामाजिक परंपराएं, उनका समाज, उनका संगठन भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। तो उन सामाजिक संगठनों और सामाजिक ताने बाने का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। इसी प्रकार उसके सांस्कृतिक गतिविधियों का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। मानव की संस्कृति जो है वो परिवर्तनशील है और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक रीति रिवाज, सांस्कृतिक परंपराएं या संस्कृति के तत्व जो है वो थोड़ा भिन्नता लिए होते हैं। तो उन सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। राजनीतिक क्रियाकलाप भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कहीं साम्यवादी शासन प्रणाली है तो कहीं लोकतंत्र है तो कहीं राजतंत्र भी संचालित है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक क्रियाकलाप हैं, उन राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। इसके अलावा मनुष्य पृथ्वी तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए विभिन्न प्रकार के परिवहन मार्गों, परिवहन साधनों का निर्माण करता है। तो उन परिवहन मार्गों और परिवहन साधनों का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। इन्हीं परिवहन साधनों के माध्यम से वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करता है और साथ ही स्वयं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता रहता है। और संचार के जो विभिन्न विधियां हैं, उन संचार की विभिन्न विधियों का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। और इन सब के साथ ही समय के साथ कालिक अनुक्रमण की दशाओं का अध्ययन भी मानव भूगोल करता है। अर्थात प्राकृतिक दशाएं हो या सांस्कृतिक दशाएं हो, ये सभी के सभी समय के साथ बदलती रहती हैं। प्रागैतिहासिक काल का मनुष्य और वर्तमान काल के मनुष्य की क्रियाओं में, उसके व्यवहार में, उसकी संस्कृति में, उसकी सामाजिक दशा में, उसकी आर्थिक दशा में रात दिन का अंतर है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान काल तक, इसी परिवर्तन का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। तो ये आज हमने मानव भूगोल की विषय वस्तु के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आप सबको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे महाविद्यालय के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक हमारे ये प्रयास पहुंच सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।